हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 मार्च 2019 एसएससी जीडी के जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ हम जो आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल लाते हैं, मैं जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ वो तो इसमें रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हमने एक 3 घंटे का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, पौने 3 घंटे का है वो, और कुल 1000 प्रश्न उसमें कवर किए गए हैं, अभी तक पूछे गए सभी एसएससी जीडी के प्रश्न। तो आप वो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे वीडियो को तो आपको एक वीडियो मिलेगा 2 घंटे 45 या 46 मिनट का, आप उसे ज़रूर देखें। आपको निश्चय तौर पे वो देख के फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो उसे आप ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट हिंदी और जीके के प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाता है निरर्थक प्रयत्न करना। निरर्थक प्रयत्न करना, भैंस के आगे बीन बजाना यानी कि निरर्थक प्रयत्न करना, क्योंकि भैंस के आगे बीन अगर हम बजाएंगे तो वो तो कुछ सुनेगी नहीं और हमारा जो जितना भी प्रयास है वो बेकार जाएगा। आगे देखते हैं, मक्खन लगाना मुहावरे का क्या अर्थ बताया गया है। तो मक्खन लगाना मुहावरे का जो अर्थ है, ये चापलूसी करना बताया गया था। चापलूसी करना, याद रखें, मक्खन लगाना, चापलूसी करना। नेक्स्ट है, जिसकी सहन शक्ति अधिक हो, जिसकी सहन शक्ति अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे। एक शब्द में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे ये पूछा गया था, तो उसे हम कहते हैं सहिष्णु। जिसकी सहन शक्ति अधिक हो उसे सहिष्णु कहा जाता है। इस पे भी हमारा एक मैराथन वीडियो बना हुआ है, अप्रोक्स 1800 वीडियो को इसमें कवर किया, 1800 वर्ड्स को इसमें कवर किया गया। तो आप इसे ज़रूर देखें। हमारा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट है मैराथन वीडियोस के नाम से, आप उसे देखेंगे तो आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि दीपावली पर आधारित एक क्लोज टेस्ट पूछा गया था, यानी कि दीपावली से आधारित था कि दीपावली में क्या क्या होता है, साफ सफाई और बहुत सारी चीज़ें। तो उससे क्लोज टेस्ट आपको अगर नहीं पता है तो आप समझ लें कि एक पैराग्राफ इस तरह से दिया हुआ रहता है और उसमें कोई कोई जगह खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ यहाँ मान लो कि वो खाली छोड़ दिया गया है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन को फिल करना है आपको। तो इसे हम अंग्रेजी में क्लॉज टेस्ट कहते हैं और हिंदी में उसे पैराग्राफ फिलिंग या फिर गद्यांश रिक्त स्थान कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है कि सदाचार का विलोम पूछा गया था। तो सदाचार का दुराचार होता है, सदाचार का दुराचार होता है। आगे देखेंगे, प्रहार का विलोम शब्द क्या होगा। तो बचाव होता है, ये बचाओ नहीं, बचाओ, बचाओ। प्रहार का विलोम शब्द होता है बचाओ। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। और यहाँ पे अध्ययन का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। अध्ययन का शुद्ध वर्तनी, ये शुद्ध वर्तनी ही यहाँ लिखा हुआ आपको पता है। शुद्ध वर्तनी से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो आप अच्छे अच्छे शब्दों को देख के जाएं। छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे ध्यान देने लायक रहती हैं। जैसे कि आपसे कभी कभार उज्ज्वल पूछ लिया जाता है, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि उज्ज्वल इस तरह लिखेगा या उज्ज्वल ऐसे लिखेगा, सॉरी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से पूछा था कि एक बार ज फिर पूरा ज होगा या दोनों बार आधा आधा ज होगा। तो आपको बता दूं कि उज्ज्वल जो होता है वो उ आधा ज फिर आधा ज और उसके बाद व और ल हो जाता है, यानी कि ये उज्ज्वल का सही फॉर्म होता है। तो ये एग्जाम में इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स पे ध्यान अगर आप देंगे तो आपका फायदा होगा एग्जाम में। विशेषण की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो विशेषण भी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी के फॉर्म में ही लिखी हुई है। विशेषण करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ यही विशेषण का शुद्ध वर्तनी है। आगे देखते हैं, फिर जीके जीएस से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो क्या क्या प्रश्न थे ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजरे का समर्थन मूल्य पूछा गया था। बाजरे का समर्थन मूल्य आपसे पूछा गया था। तो इससे पहले के एग्जाम में धान का समर्थन मूल्य पूछा गया था। तो आप एक काम करें, आप एक पेन और पेपर ले लें। आप एक पेन ले लें और एक पेपर ले लें, मैं आपको कुछ बताते चल रहा हूँ, आप उसे नोट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, धान का समर्थन मूल्य पूछा गया था, तो धान का समर्थन मूल्य कितना है, 1750 रुपये धान का। बाजरे का 1950 रुपये, ये बाजरे का समर्थन मूल्य है। अगर ज्वार का समर्थन मूल्य आपसे पूछ ले, ज्वार का समर्थन मूल्य कितना है, तो इसका है 2430 रुपये। ये प्रति क्विंटल पे बताया जाता है, ये प्रति क्विंटल पे बताया जाता है। ज्वार का कितना है,
30 रुपये। वहीं अगर रागी की बात करें, रागी का समर्थन मूल्य आपसे पूछ लिया जाए तो 2,897 रुपये, 2,897 रुपये है रागी का। अगर आपसे मकई का समर्थन मूल्य पूछ ले एग्जाम में, आप नोट करते चलें, एक क्वेश्चन इससे फिक्स आपके एग्जाम में आने वाला है। धान का पूछ चुका है, बाजरे का आपके सामने है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर आपसे मक्का का पूछ दे, मकई का, तो पूरी 1700 इसका समर्थन मूल्य किया गया है। उसके बाद आपने अरहर दाल के बारे में सुना होगा, अरहर, तो अरहर का 5,675 रुपये का समर्थन मूल्य दिया गया है। अगर मूंग दाल की बात करें तो मूंग दाल में 6,975, मैं एक छोटा सा वीडियो इसके लिए बना दूंगा, आप वो जरूर देख लें। फिलहाल अगर आप ये भी नोट कर सकते हैं तो कर लें। उड़द दाल पे 5,600 का समर्थन मूल्य पूछा गया है उड़द दाल पे। मूंगफली पे 4,890 रुपये हुआ है, 4,890 रुपये। और इसके अलावा आप सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का 3400 है, 3,399 है। और सनफ्लावर जो हम कहते हैं, जिसे सूर्यमुखी कहते हैं, तो उसका है 5,388। मतलब कि 50% सभी चीज़ों पे बढ़ाया गया है। तिल पे भी बढ़ाया गया है, इसका 6,249 रुपये हो गया है। निगर सीड जो है 5,877 है और कपास पे 5,150 है। तो ये आप याद रखें और अगर आप चाहिए तो आप कमेंट करें। अगर शाम तक मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं इस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी 2-3 मिनट का वीडियो होगा। आपको जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी आपके फसल हैं जिसका समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, तो उन सभी का क्या करूंगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये क्या है? सैंडल पीक है। क्या है? सैंडल पीक। सैंडल पीक की ऊंचाई तो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। अगर आपको याद है तो आप मुझे सैंडल पीक की ऊंचाई बता सकते हैं कि सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। जहाँ तक मुझे याद है अप्रोक्स ये 730 या 731 मीटर की ऊंचाई है इसकी, लेकिन एक्यूरेट मुझे नहीं याद है। तो ये अगर आपको याद है तो आप कमेंट करें, या फिर अगर मैं सही हूं तो ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, औरंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? औरंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कोयना नदी के तट पर है। आपको पता होना चाहिए कोयना नदी के तट पर ये कोयना बांध भी बनाया गया है। कोयना बांध भी बनाया गया है। ये महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। औरंगजेब ने इसे बसाया भी था। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए, कोयना नदी पर है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में, यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अक्टूबर नवंबर में मनाए जाने वाला साउथ का जो एक त्यौहार है वो है मैसूर दशहरा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु में, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे करेक्ट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन सही था या गलत था। क्वेश्चन आप देख पा रहे, तमिलनाडु में अक्टूबर में या नवंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? और अक्टूबर नवंबर के समय में मैसूर दशहरा साउथ में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो क्या ये सही है? और अगर एरर है इस क्वेश्चन में तो आप बताएंगे कि सही क्वेश्चन क्या था, ताकि जो लोग कमेंट देख रहे हैं वो सही क्वेश्चन की जानकारी पा सकें। आप इतना सा काम करें, क्योंकि बच्चे इसमें सही से इसमें बता नहीं पा रहे थे। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिकाएं दायर की जाती हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बाकी कुछ चीज़ें भी हैं अमेरिका से ली गई हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो हम लगाते हैं वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये भी चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, याद रखें, आपको एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, महाराष्ट्र के लोक नृत्य पूछे गए थे। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, लावनी है एक, यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा कुछ और भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक है गफ़ा के बारे में आपने अगर नहीं सुना है तो याद रखें, गफ़ा है इसका। उसके बाद है गोरीचा भी है, ची नहीं है, चा है, गोरीचा। फिर उसके बाद तमाशा भी एक है, तमाशा। लावनी और तमाशा तो वहाँ के फेमस नृत्य हैं, ये भी आपको पता है। फिर दही कला, एक जैसे शशि कला होता है वैसे ही एक दही कला भी वहाँ का नृत्य है, दही कला। याद रखें दोस्तों, मैं समय आपको भले लग रहा होगा लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर पोवारा, मुझे तो याद नहीं है कि क्या पूछा गया था, लेकिन क्या ऑप्शन में था आपको, इसीलिए मैंने एक लिखा और बाकी मैं यहाँ पे बता दूं। एक पोवारा था, उसके अलावा एक बोहदा था,
ह दा, बोहदा। और उसके अलावा एक मौनी भी है, फिर आपके पास ललिता डांस है, फिर लेजम भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग 2018 का खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये पटना पायलट्स ने नहीं, बेंगलुरु बुल्स ने जीता था। किसने जीता था? मैंने प्रीवियस ईयर का, इससे प्रीवियस ईयर का इसमें लिख दिया था, ये बेंगलुरु बुल्स ने जीता था। ये बेंगलुरु बुल्स, ये हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु बुल्स। प्रो कबड्डी लीग जो है ये बेंगलुरु बुल्स ने जीता था। सबसे सफल टीम अभी तक की है पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स सबसे सफल टीम है। वैसे 2018 का खिताब जो है बेंगलुरु बुल्स ने 38-33 से अपने नाम किया था। 38-33 से अपने नाम किया था। फॉर्चून जायंट्स गुजरात को हरा के जीता था। फॉर्चून जायंट्स गुजरात को हराया था इन्होंने। आगे देखेंगे IK गुजराल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आत्मकथा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आत्मकथा तो जो जिसके जिसके भी आत्मकथा है आप उसे याद रख लें। जिनकी जिनकी भी आत्मकथा आती है वो आप याद रखेंगे तो याद जरूरी रहेगा। तो इनका जो आत्मकथा था वो है मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन। IK गुजराल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंद्र कुमार गुजराल, ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और ये अप्रैल 1997 से मार्च 1997 के मध्य में ये बने थे। और ये जो थे ये तीसरे पीएम थे जो राज्यसभा से इलेक्ट होके आए थे। राज्यसभा से इलेक्ट होके आए थे। पहले इंदिरा गांधी थी और दूसरी HD देवेगौड़ा थे और बाद में एक मनमोहन सिंह भी आए थे। अभी तक कुल 4 ऐसे लोग हो चुके हैं जो राज्यसभा से सेलेक्ट होके PM बने हैं। तो चारों का नाम आप याद रखें। पहला तो हो गया आपको क्या हो गया यहाँ पे? इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल। दूसरे इंदिरा गांधी, पहली वही थी इंदिरा गांधी। दूसरे थे HD देवेगौड़ा। तीसरे थे IK गुजराल और चौथे थे मनमोहन सिंह। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम। टिबिया हड्डी किस जगह का भाग है? तो ये पाँव का भाग है, पैर का भाग है। टिबिया हड्डी जो है ये पैर का भाग है। नेक्स्ट है 1970 में मिस पैसिफिक का खिताब किसने जीता था? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जीनत अमान ने जीता था ये 1970 में मिस पैसिफिक का खिताब। जीनत अमान जो एक एक्ट्रेस थी उन्होंने जीता था। आगे देखते हैं, सीमेंस किसका SI मात्रक है? सीमेंस तो ये विद्युत चालकता का SI मात्रक है। SI मात्रक पे आप याद रखें, एग्जाम में पूछने लगा है। तो अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम पूछ लिया गया था। V बराबर I R ओम का नियम होता है। तो दोस्तों यही थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। साथ में मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो तो आप पसंद करते ही हैं। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो नीचे इसी प्रकार का एक थंब बटन आपको दिख रहा होगा, उसे दबा के आप इसे लाइक कर सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं लगना है। बस आप इसे लाइक कर दें। ये हमारे प्रोत्साहन के लिए होता है कि अगर वीडियो अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है कि आपको ये पसंद आ रहा है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद इस बेल वाली घंटी को भी दबा दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल वाली घंटी दिखाई देगी। अगर आपको नीचे का कलर अभी ब्लैक दिख रहा है तब तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, ये सब्सक्राइब जो लिखा हुआ बटन है। लेकिन अगर आपको वो अभी भी ब्लैक नहीं, रेड दिख रहा है नीचे में लिखा हुआ, तो आप उसे दबा के ब्लैक कर दें। फिर आपको ये वाली घंटी दिखेगी, इसे भी आप दबा के क्या करें, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि जैसे घंटी बजाएंगे आपके ऊपर कृपा आनी चालू हो जाएगी, यानी कि आपको हमारे तरफ से वीडियो के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।